हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि एज ऑलवेज दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। आज इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर हम सीखेंगे कि बिजनेस स्टडीज में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पढ़ाई करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आंसर्स को सही तरीके से एग्जाम में लिखना, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, एग्जाम में आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली अगर आप करते हो, तो बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जनरली बच्चों को यही दिक्कत आती है कि पढ़ तो लेते हैं, कंसेप्ट को समझ तो लेते हैं, पर एग्जाम्स में आंसर्स को कैसे लिखना है, किस तरीके से पुट करना है कि कहीं पे भी उनके मार्क्स डिडक्ट ना हो, कट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए या कैसे आंसर्स लिखना चाहिए ये नहीं समझ पाते। तो फटाफट अगर आपने पेन और नोटबुक नहीं ली है तो यहाँ पे भाई लेकर आइए इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि नेक्स्ट 8 मिनट्स में 7 to 8 मिनट्स में परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगी। सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका होता है यहाँ पे एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज की अगर आप बात करो तो एमसीक्यूज में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर आप एमसीक्यूज कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि उसका क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ठीक है। और ये ट्रू और फॉल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो जहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। कोई भी अगर आप एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन लिखना यहाँ पे जरूरी है। दूसरा, आपका जो भी आंसर है, ठीक है, तो आंसर को अंडरलाइन करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे आंसर को अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। याद रखना, पेपर करेक्टर के पास पूरा मौका होता है कि वहां पे आपको वो 0 दे दे या आपका आधा मार्क वहां पे काट ले। तो हमेशा आपके क्वेश्चन को सही तरीके से कॉपी करना है, आंसर को अंडरलाइन करना है, स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप डालना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझो, जब भी आपका पेपर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ऐसे केस में जब भी आपका पेपर 70 है, 75 एंड अबाउ जाता है, तो आपका पेपर चले जाता है मॉडरेटर के पास, ठीक है, जहां पे आपके पेपर की सेकंड लेवल ऑफ चेकिंग होती है। 2 रीजंस होते हैं मॉडरेटर के पास पेपर जाने के। एक, जब आपको ज्यादा मार्क्स है, दूसरा जब आपको यहाँ पे कम मार्क्स है, मतलब आप पास भी नहीं हो रहे हो, फेल हो रहे हो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वहां पे चेक किया जाता है कि क्या ये स्टूडेंट पास हो सकता है, कहीं पे कुछ गलती हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कहीं पे मार्क्स मिल सकते हैं और वो पास हो सकता है। जब ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ये चेक किया जाता है कि भाई इतने ज्यादा मार्क्स क्या ये पेपर यहाँ पे डिजर्व करता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे बारीकी से चेकिंग होती है, तो बारीक बारीक चीजों पर भी नजर रखी जाए, जैसे कि क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप डालना, आंसर को सही तरीके से अंडरलाइन करना, क्वेश्चन नंबर करेक्ट लिखना एंड सो ऑन। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाऊँ तो वो होते हैं आपके यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रीफ क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक आपका क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट, राइट, जैसे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे एग्जाम्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे केस में शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे आ जाता है। कोई भी शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इनको पॉइंट्स में यहाँ पे लिखना है। अब इसको आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स कह सकते हो या पॉइंटर्स कह सकते हो। शॉर्ट नोट्स को हमेशा पॉइंटर्स में अटेम्प्ट करना है। जनरली अगर आप शॉर्ट नोट्स की बात करो तो यहाँ पे 1 पॉइंटर हाफ मार्क कंसेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट नोट है यहाँ पे 3 मार्क्स का, तो करीबन 5 to 6 पॉइंट्स आपके पास एक्सपेक्टेड होते हैं और यहाँ पे उस हिसाब से आपका आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। पॉइंट्स कभी भी रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक चीज को 3 बार लिख दिया तो आपको वहाँ पे 1.5 मार्क नहीं मिलने वाला है। पॉइंट्स कभी भी रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स कंसेप्ट को लेकर ही होने चाहिए और पॉइंटर्स में आपको आंसर लिखना है। जनरली 1.5 मार्क कंसिडर होता है। कुछ बच्चे जब पॉइंट्स लिखते हैं तो वो पॉइंट्स को इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 2-3 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाते हैं, इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे केस में 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स भी कंसिडर किया जा सकता है, बट फिर भी मैं पहले वाला ऑप्शन प्रेफर करूंगी, जहां पे मैं प्रिसाइज पॉइंट्स लिखूंगी, 1 पॉइंट हाफ मार्क कंसिडर करके उस टॉपिक के ऊपर। अगर 3 मार्क्स से 6 पॉइंट्स लिखूंगी, 4 मार्क्स से 8 पॉइंट्स लिखूंगी। यहाँ पे अगर कोई भी कंसेप्ट है जिसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, याद रखना कोई भी क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है, लॉन्ग आंसर है, कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा एक चीज याद रखना है, एग्जाम्पल मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। आपको याद है वो एक एडवर्टीजमेंट आती थी जहां पे हम कहते थे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है जनरली आपके डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, इसके लिए यहाँ पे कोड किए जाते हैं।
उसके अलावा जैसे मैंने एग्जाम्पल्स की बात करी, कुछ एडिशनल चीज़ें जहाँ पे आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके पेपर में टॉपर की शीट्स में ही आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले जहाँ पे भी डायग्राम पॉसिबल है आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिंसिपल और स्केलर चेन एक्सप्लेन कर रहे हो तो स्केलर चेन का डायग्राम हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस लिख रहे हो तो उसके ऊपर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, क्लासिफिकेशन दिखा सकते हो कि भैया इंटरनल सोर्सेस है, ये एक्सटर्नल सोर्सेस है। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके लिए एक डायग्राम या तो एक पिक्चर ड्रॉ करके भी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है तो आप दो जन दिखा सकते हो, नीचे कोट कर सकते हो, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, इसका एक ही बॉस है, वो उसी से इंस्ट्रक्शंस लेगा, मल्टीपल बॉसेस यहाँ पे नहीं है। ये चीज आप यहाँ पे इजीली दिखा सकते हो। जितने आप अपने कंसेप्ट को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा जहां पे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की पूरी चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरा, जब भी आप पेपर को लिखो तो पेपर में हमेशा एक चीज याद रखना, नीटनेस इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं मैम क्या पेपर में हैंडराइटिंग मैटर करता है? देखो, हैंडराइटिंग रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर्सिव लिखो या आप कैलीग्राफी हैंडराइटिंग में लिखो या बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होना जरूरी है, नहीं। जनरली अगर आप टॉपर्स के पेपर देखोगे, बिकॉज वो कम टाइम में ज्यादा लिखना चाहते हैं तो इतनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग नहीं होती है, ठीक है। बट हैंडराइटिंग हमेशा रीडेबल होनी चाहिए, जहाँ पे करेक्टर आपके वर्ड्स को आसानी से रीड कर पाए, जहाँ पे आपके आंसर्स को इजीली रीड करके यहाँ पे मार्क्स दिए जा सके, राइट। उसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ये होता है कि आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देने की कोशिश यहाँ पे करनी है। मतलब इन शॉर्ट, आप जहां पे भी एग्जाम्पल्स कोट कर पा रहे हो, एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली रेलेवेंट होने चाहिए, तो एग्जाम्पल्स कोट करने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। मान के चलिए कि आप एक ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी अगर एक ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेटर से हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं तो जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ब्रीफ क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है या 3 सेक्शंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं, लिखने होते हैं। सबसे पहले अगर आप ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो आपका पहला पैराग्राफ होगा वो हमेशा मीनिंग या तो डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करूं, आपको एग्जैक्ट ऑथर याद है, एग्जैक्ट वर्ड्स याद है तो डेफिनेशन अटेम्प्ट करो, वरना मीनिंग लिखकर आप आ सकते हो। अगर क्वेश्चन कहता है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो आप मीनिंग नहीं लिख सकोगे, आपको डेफिनेशन ही लिखना होगा। पेपर में डिफाइन वाले क्वेश्चंस कम आते हैं तो उसकी अगर आप चिंता यहाँ पे करने लगे हो तो बिल्कुल मत करिए, यहीं पे रुक जाइए। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है, दिस इज पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए जहां पे 3 to 4 लाइंस में आप अपने शब्दों में मैनेजमेंट को बता सकते हो। उसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा, बी में आपके जो मेन पॉइंटर्स है वो आएंगे, ठीक है। जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको हम मेन पॉइंटर्स यहाँ पे कहते हैं। मेन पॉइंटर्स जब भी लिखो तो मेन पॉइंटर्स हमेशा आपके एग्जैक्ट होना यहाँ पे जरूरी है। जैसे कि बच्चे पूछते हैं क्या हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड्स हो सकता है, पॉइंटर्स को बने तब तक आपको चेंज नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा मेन पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन पॉइंटर्स को देखकर ही पता चलता है कि बच्चे के लिए कंसेप्ट कितना क्लियर है, तो उसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। उसके अलावा जब आप मेन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखते हो, याद रखना ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके ओन वर्ड्स में हो सकता है, और इसी के एंड में, हर एक पॉइंट के एंड में अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे देना चाहिए। जहां पे भी एग्जाम्पल कोट करना पॉसिबल है देना चाहिए, बट ऐसा नहीं एग्जाम्पल लिखना ही बोल के बन बनाया एग्जाम्पल लिख दो जो उससे रेलेवेंट नहीं है, जो उसको कनेक्ट नहीं करता है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा मिस कर देते हैं वो है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द आंसर और कंक्लूडिंग द आंसर। अब बच्चे बोलते हैं मैम कंक्लूजन यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड राइट डाउन इट्स फीचर्स, या तो एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। ऐसे केस में मेरा जो कंक्लूजन होता है क्वेश्चन के तरफ ही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा कंक्लूजन होता है द अबव मेंशन पॉइंट्स एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, ये मेरा कंक्लूजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो भी उसका कंक्लूजन हो सकता है, जहाँ पे आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लिख सकते हो। तो कंक्लूजन लिखना या आंसर को कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम उसको मिस करते हैं, जहाँ पे हमारा हाफ या 1 मार्क कट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का यहाँ पे है, ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे आती है आपके थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, जो कि है आपके यहाँ पे केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज में होता है आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, तो जनरली घाई घाई में रीड करके हम उसको गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, गलत लिख देते हैं, या पूरा हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। दूसरा, जब भी केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन को समझने की। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन कहता है लिस्ट एनी 4 अदर फंक्शंस इन द अबाव केस। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एनी 4 फंक्शंस लिखते हैं, बट एनी 4 नहीं कहा है, अदर 4 फंक्शंस कहा है। कहने का मतलब ये है कि उस केस में कुछ फंक्शंस गिवन होंगे, वो छोड़कर जो बाकी अदर फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस आ सकता है कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, तो हम सिर्फ आंसर लिख देते हैं, लाइंस कोट करना भूल जाते हैं, गलत है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम अगर कहा गया है एक्सप्लेन तो ही एक्सप्लेन करना है क्या, अगर नहीं कहा गया है तो नहीं करना है क्या। डिपेंड करता है कितने मार्क का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन नहीं बोला है, बट वो क्वेश्चन अगर 6 मार्क का है, आप सिर्फ 3 पॉइंटर्स लिख के आओगे तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो तीनों पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करोगे इन डिटेल, तब जाकर आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केस स्टडीज को लेकर या केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको लेकर बहुत सारी टिप्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इजीली, तो मुझे बता देना, आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी जो क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए यहाँ पे काम आ सकता है। अगर ये वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर ये वीडियो बनाकर आपके लिए यहाँ पे लेकर आ जाऊंगी। अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ, थोड़ा सा अगर इस वीडियो को मैं यहाँ पे समराइज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स मैं कैसे स्कोर कर सकती हूँ, राइट। सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर हमेशा करेक्ट होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, जब भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाई करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को ही चूज करना है। जैसे ए, बी और सी, डी होता है, तो हम क्या करते हैं, ए और सी अटेम्प्ट करते हैं, नहीं चलेगा। ए और बी या सी और डी बोला है तो या तो आप ए और बी अटेम्प्ट कर लो, या तो सी और डी अटेम्प्ट कर लो। ए और सी या बी और डी या बी और सी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। दूसरा, हमेशा मेन पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। अब हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, उसमें भी आपकी मेन पॉइंट्स हो, केस स्टडी का जो आंसर लिख रहे हो उसमें भी आपका मेन पॉइंट हो। मेन पॉइंट को हमेशा यहाँ पे अंडरलाइन करके हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा जहाँ पे भी डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स पॉसिबल हो, याद रखना थ्योरी पेपर्स में डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स गेट यू द मैक्सिमम मार्क्स। तो जहाँ पे भी डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स कोड करना पॉसिबल हो वो हमेशा करना है। जो भी आपके पॉइंट्स है, पॉइंट शुड बी रेलिवेंट और प्रोपोर्शनेट टू योर मार्क्स। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स भी लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है वही मिलेंगे। आपका टाइम चले जाएगा, आगे की क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपकी केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ में मेन आपका खेल होता है। अगर आप स्पेशली CBSE स्टूडेंट हो तो केस स्टडी को स्मार्टली आपको सॉल्व करना है, उनकी क्वेश्चंस को समझते हुए उनके आंसर्स को अप्रोप्रिएटली फ्रेम करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो टिप्स है, हमेशा आपको याद रखनी है। हमेशा जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कॉन्शियसली इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पेपर में आपके आंसर शीट्स में लिखना है, जिससे आप बिजनेस स्टडीज़ में मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सको। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो या ये चाहते हो सीखना कि केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करते वक्त किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करें, कैसे उसको ध्यान से यहाँ पे रीड करके राइट आंसर यहाँ पे लिख पाए, तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं ये वीडियो लेकर आ जाऊँगी। बाकी आज के लिए यहीं पे बाय, सी यू एंड टेक केयर।